हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट का जर्नल पेपर का प्रैक्टिस सेट 1। ये जर्नल पेपर आपका कोई भी सेकंड सब्जेक्ट हो उसी के लिए यूज़फुल होगा, चाहे आप हिंदी वाले हैं या इंग्लिश या संस्कृत या मैथ साइंस या एसएसटी, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। पेपर 50 क्वेश्चन सबके लिए ही कंपलसरी होंगे। इससे पहले हम मैथ्स और साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, आप उसको भी ज़रूर देख सकते हैं। इसमें हमारे किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस होंगे। एक तो सामान्य ज्ञान, ये हमें पता है, जी के जर्नल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। समसामयिक घटनाएं मीन्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, और तार्किक ज्ञान और रीजनिंग के। तो इन तीनों के मिक्सअप क्वेश्चंस इस 50 नंबर के सेट्स में पूरे आएंगे। क्वेश्चन 1, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के लिए पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। इसमें हमें बताना है कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 इसमें किसको दिया गया है। फर्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को, या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को, या GBP राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान को। जो ये पुरस्कार है वो किसको दिया गया है। ऑप्शन सी, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, सीड्स भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलेंगे इसको एस से सस्टेनेबल, सतत का हो जाएगा सस्टेनेबल, फिर ई से पर्यावरण का इन्वायरमेंट, फिर पारिस्थितिकी का आ जाएगा इकोलॉजी, और डी से डेवलपमेंट मींस विकास, और एस से आ जाएगा सोसाइटी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा आ सकता है सीड्स। और ये तो है संस्थागत श्रेणी के लिए, तो इसको मिला है सीड्स को। लेकिन अगर हमसे पूछें व्यक्तिगत श्रेणी के लिए किसको मिला है, मीन्स एक व्यक्ति जिसको बताना है, ये तो एक सोसाइटी हो गई। व्यक्तिगत के लिए मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी। ये भी हमें याद रखना है कि व्यक्तिगत श्रेणी के लिए मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को। क्वेश्चन 2, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य प्रथम पायदान पर रहा। ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, और ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 है उसमें जो कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट पे रहा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरला। तो उसमें कौन सा हमारा फर्स्ट पे रहा है, कर्नाटका। और फर्स्ट पर हमारा हो जाएगा कर्नाटका, और सेकंड पे हो जाएगा महाराष्ट्र, और तमिलनाडु हो जाएगा थर्ड पे। तो ये तीनों हैं नंबर वाइज से, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। क्वेश्चन 3, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO मीन्स नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के पहले संशोधित अनुमानों में पूर्वानुमानित वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की GDP वृद्धि क्या थी। इसमें हम बताना है NSO के अकॉर्डिंग जो है 2020 के लिए, जो पहले ये होता है ना, जब कोई भी फाइनेंशियल ईयर के लिए पहले ही डिसाइड किया जाता है कि वो अनुमान लगाया जाता है कि उसकी GDP वृद्धि क्या हो सकती है। तो उन्होंने जो अनुमान लगाया था वो कितने परसेंट का लगाया था, 4%, 4.5%, 4.2% या 4.8%। तो जो उन्होंने अपने आप से अनुमान लगाया था वो कितना था, 4%। अनुमान में तो हमारा आया था 4%। अगर पूछ लें कि रियल में था क्या, क्योंकि यहाँ पूछा गया है पूर्व अनुमानित, तो पूर्व अनुमानित में तो हमारा 4% आंसर आएगा। लेकिन जब ये जारी किया गया था आंकड़ा, तो रियल में कितना आया था, 4.2%। तो हमें दोनों ही याद रखने हैं, पूर्व अनुमानित में 4% और जो रियल में आया था वो 4.2%। क्वेश्चन 4, अमेरिका के 49th उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली है। हमें पता है कि अमेरिका की जो 49th वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, भारतीय मूल की कमला हैरिस। तो बताना है कि वो किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो जो कमला हैरिस हैं वो कहाँ से संबंधित हैं, तमिलनाडु से। ये हमें याद रखना है कि इससे रिलेटेड क्योंकि हमसे पूछा जा सकता है। और ये कि कमला हैरिस को किस और नाम से जाना जाता है, कि वो वहाँ पर किस नाम से फेमस हैं, तो ये भी हमें याद रखना है, फीमेल ओबामा। तो ये फीमेल ओबामा के अगर नाम से पूछा जाए तो हमें याद रखना है उसको कि क्या लगाना है, कमला हैरिस। क्वेश्चन 5, स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से सबसे अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया विश्व का कीर्तिमान स्थापित किया है। स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से, मतलब एक से बहुत सबसे जो हाईएस्ट उसने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स प्रक्षेपित किए हैं एक साथ, तो उसने पूरा वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है स्पेस एक्स। और इस प्रक्षेपण के संदर्भ में बताने हैं कौन से कथन सत्य हैं।
फर्स्ट है हमारा, स्पेस एक्स ने यह कीर्तिमान एक साथ 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर बनाया है। अब हमें ये देखना होगा कि उसने एक साथ 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है या नहीं। तो ये वाला हमारा है ठीक, कि जो ये भी पूछ सकते हैं कितने को किया है, तो 143। नेक्स्ट, स्पेस एक्स ने इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ा है। जब उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो मीन्स उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो ये हम कॉमन सेंस से भी ठीक कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड भी है ठीक। अब थर्ड है, स्पेस एक्स एक अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो जो स्पेस एक्स है वो अमेरिका की ही एजेंसी है, ये भी हमारा ठीक है। तो हमारे तीनों ही ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2, 3। क्वेश्चन 6, सरकार ने संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है। कि जो लक्षद्वीप है यूनियन टेरिटरी, उसको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रीजन घोषित किया है। तो इससे बताना है कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है, लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसमें हमें देखना, ये तो हमें पता है कि लक्षद्वीप को घोषित किया है, बट इसमें यहाँ पर दे रखा है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो लक्षद्वीप जो है वो केवल फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है। स्टेट में जो था वो कौन सा है, सिक्किम। तो अगर हमसे यहाँ पर लिखा होता केवल कि पहला केंद्र शासित प्रदेश है तो ये ठीक हो जाता। अब राज्य भी लिखा गया है तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है, जैविक कृषि में कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। अब हमें ये पता है कि जब ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो उसमें कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 तो ठीक, और फर्स्ट हो जाएगा हमारा रॉन्ग। अब थर्ड, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी हमारा ठीक है कि लक्षद्वीप सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन सा है, लद्दाख। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 एंड 3। क्वेश्चन 7, देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो जब भी हमसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर उनका लेवल अच्छा रखा जाएगा तो हमसे ये इसी टाइप से स्टेटमेंट के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कि जो भी मीन्स ये है कि जो भी टॉपिक चर्चा में चल रहा होगा आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कि उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, वो हमको देखने होंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट है कि विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी, तो ये गलत है। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुल अधिपति हैं, ये भी हमारा ठीक है कि जो इसके कुलाधिपति हैं वो प्रधानमंत्री हैं, मीन्स हमारे पीएम। नेक्स्ट, संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था, ये भी हमारा ठीक है। तो बस फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड और थर्ड क्योंकि इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी 2 एंड 3। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी, और कौन से ईयर में, 1921 में। क्वेश्चन 8, सरकार ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। तो इस कार्यबल के हमें अध्यक्ष बताने हैं, मीन्स टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन देने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है, तो उसके अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है उसके, रमेश पोखरियाल निशंक, अनीता करवाल, अमरेंद्र प्रताप सिंह या फिर अमित खरे। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अमित खरे। क्वेश्चन 9, हाल के दिनों में चर्चा में रहे 5 आइस गठबंधन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। इसमें हमें बताना है कि जो 5 आइस गठबंधन है उसके बारे में क्या ट्रू है। फर्स्ट है, इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नज़र रखना और उससे जुड़ी खुफिया जानकारी को साझा करना है। तो ये हमारा ट्रू है कि ये गठबंधन बनाया ही इसलिए गया था कि इसमें चीन पर नज़र रखी जा सके और जो उसकी खुफिया जानकारी है उसको पता लगाया जा सके। फर्स्ट तो हमारा हो जाएगा ट्रू। सेकंड, भारत और जापान 5 आइस के संस्थापक सदस्य देश हैं। तो जो 5 आइस के संस्थापक सदस्य देश हैं उसमें हमारे कौन कौन से हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड। इसका मतलब इसमें जापान तो है नहीं, बस यही 4 देश हैं और भारत, तो इसमें जापान नहीं आएगा। जापान को जोड़ने की बात की गई थी लेकिन जापान इसमें है नहीं, तो सेकंड वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड, 5 आइस की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुई थी। तो ये भी ठीक है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही 5 आइस की शुरुआत 1946 में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 3 वाला ठीक हो जाएगा। तो आंसर सी 1 एंड 3। क्वेश्चन 10,
शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमें बताना है कि जो वर्ल्ड साइंस डे है वो शांति व विकास के लिए किस दिन मनाया जाता है? 9 नवंबर, 11 नवंबर, 10 नवंबर या फिर 12 नवंबर? तो वो बनाया जाता है 10 नवंबर को। तो ये हमें याद रखना है कि वर्ल्ड साइंस डे बनाया जाता है 10 नवंबर को। क्वेश्चन 11, राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ये बस इसमें बताना है कि जो राजा बिम्बिसार के दरबार में जो फेमस चिकित्सक थे उनका क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के भी निजी चिकित्सक थे? तो अजातशत्रु, जीवक, सारिपुत्र या राहुला? तो इसमें हमारे कौन से होंगे? तो ये हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा जीवक, जो बुद्ध के भी भगवान बुद्ध के भी निजी चिकित्सक थे और राजा बिम्बिसार के भी। तो उसमें आ जाएगा आंसर सी, जीवक। क्वेश्चन 12, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कि योग दर्शन जो दिया था वो किसने दिया था? महर्षि जैमिनी, पतंजलि, स्वामी रामदेव और महर्षि अरविंद। तो हमें पता है कि जो योग दर्शन दिया था वो दिया था महर्षि पतंजलि ने। क्वेश्चन 13, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? जो मोहम्मद गौरी था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कौन सा हुआ था? तराइन का। तो इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, तो वो हुई थी तराइन की फर्स्ट वाली लड़ाई में, वो हुई थी 1191 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1191। जब हमसे तराइन की फर्स्ट लड़ाई पूछी जाएगी तो उसमें किसकी हार हुई थी? मोहम्मद गौरी की, जो 1191 में हुआ था। और जो सेकंड युद्ध हुआ था उसमें किसकी हार हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय की। तो ये फर्स्ट में मोहम्मद गौरी की हार और सेकंड में पृथ्वीराज तृतीय की हार, और सेकंड हुआ था 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अंगद या गुरु गोविंद सिंह? तो जो लंगर खिलाया जाता है गुरुद्वारे में उसकी जो परंपरा थी वो किसने शुरू की थी? गुरु नानक ने। और इन्होंने ही क्या किया था? जो सिख पंथ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी और लंगर की परंपरा की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। क्वेश्चन 15, टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? जो टॉमस रो था वो मुगल सम्राट जहांगीर से किसके किले में मिला था? आगरा, झांसी, इलाहाबाद या अजमेर? तो वो मिला था अजमेर के किले में। और कौन से ईयर में मिला था? 1615 मीन्स 1615 में वो अजमेर के किले में टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से मिला था। क्वेश्चन 16, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डैश वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? अगर हमसे ये पूछा जाता है कि भारत की मार्ग की खोज किसने की थी, ये हमें पता है वास्को डी गामा ने। और ये एक पुर्तगाली था, लेकिन किस ईयर में की थी? 1498 मीन्स 1498 में इसकी खोज पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा ने की थी। क्वेश्चन 17, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? जो सेंसस होती है वो सबसे फर्स्ट टाइम किस में हुई थी हमारी? 1852, 1881 या 1872 या 1952? तो जो हमारी फर्स्ट सेंसस हुई थी वो हुई थी 1872। और वो किसके टाइम पे? जो उसमें जब गवर्नर थे कौन थे? लॉर्ड मेयो। ये भी पूछ लिया जाता है कि उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड मेयो। और जो ये हुई थी, ये जो जनगणना थी ये आधी ही हुई थी। अगर हमसे पूछा जाता है कि पहली संपूर्ण जनगणना कौन सी थी, तो वो हुई थी 1881 में। और किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। लेकिन हमसे बस इसमें पूछा गया पहली जनगणना, तो हम 1872 लगाएंगे। अगर पहली संपूर्ण आएगा तो 1881। क्वेश्चन 18, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो AMU यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जौहर या सैयद अमीर अली? तो इसकी स्थापना की थी सैयद अली खान ने। और किस ईयर में की थी? 1875 में। जो इसका पहले नाम था, पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं था, पहले था मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और उसके बाद उसका नाम 1920 में इसको चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया था। क्वेश्चन 19, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? इसमें हमें बतानी है कि दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 10 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 4 अप्रैल 1930 या 4 फरवरी 1922? तो जो दांडी मार्च शुरू हुआ था वो हुआ था 12 मार्च 1930 में।
और ये दांडी मार्च किसके विरोध में हुआ था? जो अंग्रेजों के द्वारा जो लाया गया था नमक कानून, उसके विरोध में इन्होंने दांडी मार्च किया था 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? जो सिंधु घाटी की सभ्यता में स्थल खोजे गए थे तो इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है? कालीबंगन, पाटलिपुत्र, रोपड़ या लोथल? तो हमें पता है कालीबंगन भी है जो राजस्थान में है, रोपड़ भी है और लोथल भी है। इसमें से कौन सा नहीं है हमारा? पाटलिपुत्र। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन 21, भारत का अक्षांशीय विस्तार डैश उत्तर से डैश उत्तर तक है। तो हमें बताना है जो इसका अक्षांशीय विस्तार है मीन्स लैटिट्यूडल जो एक्सटेंड है वो कहाँ से कहाँ तक है, कितने नॉर्थ से कितने नॉर्थ तक है? 8 डिग्री 2 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट तक, या 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, या 8 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 9 मिनट तक, या 8 डिग्री 3 मिनट से 37 डिग्री 5 मिनट तक? तो इसमें हमारा जो करेक्ट होगा वो होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसको ही हम बोलेंगे अक्षांशीय विस्तार। तो ऑप्शन बी। और जब हमसे पूछा जाएगा देशांतरीय विस्तार तो उसका क्या होगा? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो जब देशांतरीय आएगा तो उसमें 68 और 97 आएगा, ये वाला याद रखना है। और जब अक्षांशीय आएगा तो वो 8 और 37 वाला। क्वेश्चन 22, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उतकमंड, दोडा बेटा, अन्नाईमुड़ी या महाबलेश्वर? तो जो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नाईमुड़ी और ये कहाँ पर है? केरला में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? इसमें बताना है कि खंबात की खाड़ी में कौन सी जो नदी है वो नहीं मिलती है। पहले तो हम ये देखेंगे कि खंबात की खाड़ी है कहाँ पर? गुजरात में। तो हमें उसके अकॉर्डिंग देखना होगा कि कौन सी नहीं मिलती है, माही, साबरमती, कोयना या तापी? तो माही भी मिलती है, साबरमती भी मिलती है और तापी भी मिलती है। कौन सी नहीं मिलती है? कोयना। जो कोयना है वो किस में जाकर मिलती है? कृष्णा नदी में। तो अगर कृष्णा नदी की पूछी जाएगी तो वो कोयना आएगी और माही, साबरमती और तापी ये गिरती हैं खंबात की खाड़ी में। 24, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? इसमें बताना है कि जो गंडक सिंचाई परियोजना थी वो किन दो स्टेटों ने मिलकर स्टार्ट की थी? यूपी और एमपी, यूपी और बिहार, यूपी और उत्तराखंड या फिर यूपी और हरियाणा? तो ये शुरू की थी यूपी और बिहार ने मिलकर एक साथ। और किस ईयर में शुरू की थी? 1959 में। और ये जो संयुक्त प्रयास है, ये जो परियोजना है, इसका जो कुछ लाभ है वो नेपाल को भी दिया जा रहा है। तो नेपाल को इसमें ये गिफ्ट के रूप में इसमें 4 नहरें और एक शक्ति गृह वो और दिया जा रहा है। क्वेश्चन 25, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल व फल उगाने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसमें हमें बताना है कि जो सब्जियां, फूल और फल उगाए जाते हैं तो उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर, ऑर्बेरिकल्चर, पिसिकल्चर या वर्मिकल्चर? तो जो बागवानी हो गई, ये सब्जी, फूल, फल, तो इससे रिलेटेड या फिर हमारा लिखा आ जाए बागवानी, तो इससे रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। जो पिसिकल्चर है वो होगा हमारा फिश वाला। और तो बागवानी का तो हो जाएगा हॉर्टिकल्चर, और अगर फिश की स्टडी पूछी जाएगी तो उसमें आएगी पिसिकल्चर। क्वेश्चन 26, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? इसमें बताना है कि जो साउथ इंडिया उसका मैनचेस्टर कोयम्बटूर को क्यों कहा जाता है? इसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण, कपास उद्योग के कारण, जूता उद्योग के कारण या फिर रबड़ उद्योग के कारण? तो जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को इसलिए कहा जाता है उसके कपास उद्योग के कारण। अगर पूछा जाएगा मैनचेस्टर ऑफ यूपी तो यूपी का क्या है? कानपुर। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का पूछा जाएगा तो वो आ जाएगा अहमदाबाद, मीन्स कहाँ पर? गुजरात में। और ये पूछा गया है केवल साउथ इंडिया का तो ये है कोयम्बटूर। क्वेश्चन 27, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 14 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 19, ये दोनों ऑप्शन सेम ही आ गए हैं। तो इसमें जो भारतीय संविधान को पारित किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर
1949 को, लेकिन जो वो प्रभावी हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950। तो हमें पारित लिखा आ जाए या फिर लागू वर्ड आ जाए तो वो हमारा आ जाएगा 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन 28, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। इसमें हमें बताना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कितनी हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल हमारी कितनी हैं, 11। पहले हमारी कितनी थी, 10। उसके बाद इसमें 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002, उसके बाद उसमें 11 कर दी गई हैं। और जो 11th है वो क्या है कि जो भी पेरेंट्स होंगे अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए उन्हें शिक्षा ज़रूर देंगे। मीन्स जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन ज़रूर मिलेगी। ये है 11th फंडामेंटल ड्यूटी। और जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो संविधान के किस भाग में आती हैं, 4A। 4A इसलिए है क्योंकि ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी, जो था 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 42th वाले को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं और ये हुआ था 1976 में। और इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर कौन सा आर्टिकल आता है, 51A। ये भी हमसे पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल इसमें आएगा, 51A। क्वेश्चन 29, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। तो जो राष्ट्रपति होगा, इसमें ये याद रखना है, जो प्रेसिडेंट होगा वो तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र देगा और जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को देगा। तो ये दोनों एक दूसरे को ही देते हैं। तो राष्ट्रपति किसको देगा यहाँ पर, ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन 30, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसमें यह, अगर हमें मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाना है तो कितने संसद जरूर होने चाहिए, 100, 25, 75, 50। तो इसमें ज़रूरत होती है कि न्यूनतम जो होने चाहिए मिनिमम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। और ये है कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जो उसका अनुच्छेद 118 है उसमें प्रत्येक सदन को ये दिया गया है कि वो अपनी प्रक्रिया नियम खुद बना सकता है। इसीलिए ये लोकसभा के द्वारा बनाया गया नियम है कि मंत्रिमंडल या फिर सरकार के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है, जिसके लिए 50 मिनिमम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 31, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक है। इसमें हमसे पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का अगर किसी को जज बनना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो अगर उसे उच्च न्यायालय के वो जज था तो कितने सालों के लिए होना चाहिए था, 20, 5, 15 या 18। तो वो अगर SC का जज था तो उसे 5 वर्ष के लिए होना ज़रूरी था। लेकिन अगर जज की जगह पूछा जाए कि उसने केवल एडवोकेट के लिए वर्क किया है तो उसके लिए 10 साल का वर्क करना ज़रूरी था, और अगर जज होगा तो वो 5 साल का। क्वेश्चन 32, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी। पहले ये था कि जो वोटिंग एज थी वो 21 थी और उसके बाद अब 18 कर दी गई। तो ये बताना है किस संशोधन अधिनियम से की गई, 73, 86, 74 या 61। तो ये किया गया था 1989 का 61 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके द्वारा जो वोटिंग एज थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। अब ये जो 73 है और ये जो 74 होगा ये दोनों किससे रिलेटेड हैं, 73 तो है पंचायत से और 74 है म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड, और 86 जो है वो किससे रिलेटेड है, शिक्षा के अधिकार से, जो 2002 में आया था, राइट टू एजुकेशन। क्वेश्चन 33, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। इसमें पूछा गया है केवल भारत में, तो एक तो विश्व के हैं और एक भारत के हैं। तो भारत के कौन से होंगे, MS स्वामीनाथन। और अगर हमसे विश्व के पूछे जाएंगे तो वो कौन से आएंगे, नॉर्मन E बोरलॉग। तो अगर विश्व के आएगा तो नॉर्मन E बोरलॉग और भारत के आएंगे तो MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन 34, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। इसमें हमें बताना है कि 1 रुपये के नोट पर कौन साइन करता है, रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री। तो अगर 1 रुपये के नोट पर पूछा जाएगा तो कौन करता है, वित्त सचिव। लेकिन 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी रुपीज़ होते हैं उन पर कौन करेगा, रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो 1 रुपये के नोट पर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त सचिव। 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है। इसमें बताना है कि 2017 तक जो भारत में शहरीकरण की स्थिति थी वो क्या थी।
25 से 30%, 30 से 35%, 45 से 50% या 50 से 50%। तो वो कितनी है, 30 से 35% जो है वो शहरीकरण की स्थिति है। और जो 2011 की हमारी सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो भारत का नगरीकरण है वो कितने परसेंट है, 31.16%। तो ये हमें पता चल गया किसके बीच में आ रहा है, 30 से 30% के बीच में। क्वेश्चन 36, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है। इसमें हमें बताना है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जिनेवा में, पेरिस में, वियना में या बर्लिन में। तो वो कहाँ पर है, वियना में। और ये वियना कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में की गई थी और इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या है वो है 167। क्वेश्चन 37, पृथ्वी की पपड़ी, पपड़ी होगी जो पृथ्वी की ऊपर वाली जो परत होती है, मीन्स क्रस्ट। क्रस्ट का जो प्रमुख अंश होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन या आयरन, ऑक्सीजन या सिलिकॉन, सिलिकॉन और आयरन या सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो जो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट होता है वो होता है ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अगर हमें यहाँ ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं गिवन होता तो हम लगाते सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, लेकिन ऑक्सीजन गिवन है तो ये होगा ऑक्सीजन और सिलिकॉन। जो फर्स्ट वाली होती है हमारी पपड़ी जो होती है, मीन्स सबसे ऊपर वाली परत क्रस्ट, उसका क्या नाम होता है, सियाल। सियाल हम कैसे लर्न रखते हैं उसको, SIAL। तो मीन्स उसमें सिलिकॉन होता है और एल्यूमिनियम होता है, लेकिन इसमें पूछा गया मुख्य रूप से क्या होता है, इसीलिए इसमें ऑक्सीजन को लगाया गया और सिलिकॉन को। और ऑक्सीजन नहीं होता तो आता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अब जो सेकेंड परत होती है वो क्या होती है, सीमा। मीन्स इसमें सिलिकॉन होगा और मैग्नीशियम होगा। और निफे में आएगा, थर्ड होगी निफे, NiFe, तो निकिल होगा और आयरन होगा। क्वेश्चन 38, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए किसका योगदान नहीं होता है। अगर हमें एवरेज क्लाइमेट किसी भी एक रीजन की देखनी है तो उसमें किस किस का पार्टिसिपेट नहीं होगा, वर्षा, रेन का, वायु की गति, वृक्षों की संख्या और आर्द्रता। तो इसमें वर्षा का भी योगदान होता है, वायु की गति किस टाइप की है इसका भी हो गया, और आर्द्रता मीन्स ह्यूमिडिटी, इसका भी योगदान होगा। लेकिन जो वृक्षों की संख्या है इसका इसमें कोई योगदान नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 39, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, कर्नाटका, असम, केरल या आंध्र प्रदेश। तो जो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित है, केरला में। और केरल राज्य के इडुक्की जिले में ये स्थित है। क्वेश्चन 40, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। अब ये जब भी ग्रीन हाउस गैस का मेन पार्ट पूछा जाता है तो हमें पता है कि मीथेन गैस होती है CH4। इसमें पूछा गया है कि मीथेन गैस तो है, उसके अलावा कोई और गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, अमोनिया NH3 या सल्फर डाइऑक्साइड SO2 या फिर ऑर्जिन। तो इसमें जो मीथेन गैस के बाद जो सेकंड नंबर की गैस सबसे ज़्यादा होती है ग्रीन हाउस गैस में तो वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। और ये कैसे बनती है, जो नाइट्रोजन होती है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रस ऑक्साइड बना लेती है। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। इसमें हमें बताना है कि अदिश राशि कौन सी हो। अदिश राशि को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, जिसमें हमारी अदिश, हमें इसमें ही पता चल रहा है कि दिशा नहीं होगी, तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन जो उसकी डायरेक्शन होती है वो नहीं होती है। और जो सदिश होती है मीन्स वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इसमें हमें देखनी है कि ऐसी कौन सी राशि है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड ही होगा, कार्य, वेग, बल या त्वरण। तो अदिश राशियों में कौन कौन सी आती है, एक तो हमारी कार्य, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, ये सब जो होती हैं अदिश राशि होती हैं। वेग जो होता है उसमें तो यही होता है कि जो चाल होती है उसमें डायरेक्शन अगर हम और जोड़ दें तो वो वेग हो जाता है। त्वरण में भी डायरेक्शन जरूर होती है और बल में भी ज़रूर होती है, क्योंकि बल में के तो फॉर्मूले में ही त्वरण होगा, तो जब त्वरण सदिश आती है तो बल भी होगा। लेकिन जो कार्य है उसके लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो कार्य हो जाएगी अदिश राशि और उसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। और बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन। वेग का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन 42, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम क्या होता है। हमें बताना है कि एक हेल्थी पर्सन का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होगा, 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड
और 39 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें हमें दिख रहा है कि हमें सेंटीग्रेड में बताना है, तो सेंटीग्रेड में हमारा कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको बोल सकते हैं 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 37 आ जाएगा। और ये जो 98.6 होता है ये फ़ारेनहाइट में होता है, हमारा सेंटीग्रेड में नहीं होता। क्वेश्चन 43, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो वो कैसे चेंज होगा, जब वो सॉलिड है हम उसको मेल्ट करेंगे तभी तो वो लिक्विड में चेंज होगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट। जब वो अपना सॉलिड जो है वो अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, वो गलनांक। वाष्पीकरण क्या होता है कि जब कोई भी लिक्विड वेपर में चेंज हो जाएगी, मीन्स जो जो द्रव है वो गैस में चेंज हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन क्या होगा, जब भी कोई सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट ही वेपर में चेंज हो जाएगा, या फिर वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाएगा। प्लाज्मा जो है ये अलग स्टेज होती है, जैसे हमारी सॉलिड लिक्विड गैस होती है ना, इसी टाइप से ये भी एक स्टेट होती है, फोर्थ। क्वेश्चन 44, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो आर्टिफिशियल रेन होती है उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, मृदा, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर सिल्वर नाइट्राइट। तो जो कृत्रिम वर्षा होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है सिल्वर आयोडाइड, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, AgI। और जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसको हम ल्यूनार कास्टिक भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है AgNO3। इसका जो यूज़ किया जाता है ये भी पूछ लिया जाता है, इसका यूज़ क्या होता है, जब हम वोट देने जाते हैं तो जो हमारी फिंगर पे जो इंक लगाई जाती है उस इंक में क्या यूज़ किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन 45, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें बताना है जो अंगूर की खेती होती है उसको क्या कहेंगे, विटीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो जो अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर, और जो पिसिकल्चर है वो हमने अभी बताया था कि वो किसको कहा जाएगा, फिश की स्टडी को। और सेरिकल्चर किसको कहा जाएगा, रेशम का जो कीट होता है उसको, उसके पालन को। और जो हॉर्टिकल्चर है वो भी अभी आया था, किससे रिलेटेड होगा, बागबानी से। तो अंगूर की खेती का हो जाएगा विटीकल्चर। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो जो होंगे जल में घुलनशील और एक होंगे हमारे वसा में घुलनशील। तो जल में कौन से होते हैं और वसा में कौन से होते हैं, तो जो जल में होते हैं हमारे वो होंगे B और C, और जो वसा में होते हैं वो होते हैं हमारे ADE, K। तो इसमें हमसे पूछा गया है जल का, तो हमारा B और C, तो B ऑप्शन में है नहीं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, और ADE, K ये हो जाएंगे वसा में घुलनशील। क्वेश्चन 47, ये है हमारा रीजनिंग से, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ये है हमारा एनालॉजी से। इसमें बताना है कि दाब जिस टाइप से पास्कल से रिलेटेड है उसी टाइप से विद्युत धारा किससे रिलेटेड होगी। तो दाब हमें पता है कि जो दाब की यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो पास्कल होता है। तो इसी टाइप से विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होगा, वोल्ट, जूल, वाट या एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और जूल किसका मात्रक होगा, हमारा कार्य का, वोल्ट हो जाएगा वोल्टेज का, और वाट हो जाएगा शक्ति मीन्स पावर का। क्वेश्चन 48, एक निश्चित कूट भाषा में इनकम को इसमें लिखा गया है HPENNOG। तो सेविंग को हमें बताना है कि किस टाइप से लिखा जाएगा। अब इसमें हमें देखना होगा कि पहले इनकम को किस टाइप से रिलेट किया गया है। ये है कोडिंग डिकोडिंग से, HPENOG। तो अगर हम देखें तो I से 1 माइनस कर दें तो हमारा H आ जाएगा, फिर N से हम 2 प्लस कर दें मीन्स N के बाद O को छोड़ दिया तो P आ जाएगा, फिर C के बाद ऐसे हम D को छोड़ देंगे तो E आ जाएगा, फिर O में -1 कर देंगे तो N, फिर M के साथ हम N को छोड़ देंगे तो O आ जाएगा। मीन्स हमें एक बार तो -1 करना है, फिर 2 बार +2 करना है, फिर -1 करना है। इसी टाइप से अब हमें लिखना है सेविंग को। तो हमें पहले S में क्या जाना पड़ेगा, -1। इसको हम कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। अब हमें S से पहले क्या आता है, हमारा R। तो सारे ऑप्शंस में हमारा R है, तो इसी में अभी एलिमिनेट हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा A के बाद हमें +2 हमें जाना है, तो A के बाद +2 में क्या आएगा, C। तो इसमें भी C है, इसमें भी B ऑप्शन हमारा हो गया कट। नेक्स्ट V के बाद हमें +2 जाना है, तो V के बाद क्या आएगा, WX। तो X हमारा A में नहीं है, अब C और D में बचा। अब हमारा नेक्स्ट है I से पहले जाएंगे तो क्या आएगा, H। दोनों में हमारा H है। अब N के बाद +2 OP, तो P इसमें भी है, इसमें भी है। अब G के बाद हमें किस में जाना है,
प्लस 2, तो एच आई, तो आई किस में आ रहा है हमारा ऑप्शन सी में, इसमें आ रहा है जी, तो ये हो जाएगा कट। तो इस टाइप से ये वाला तो हमारा एलिमिनेशन में इसमें लास्ट तक सॉल्व करना पड़ा था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि 1-2 लेटर से ही हमें पता चल जाता है, तो हम उससे भी कर लेते, लेकिन इसमें पूरा ही करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट का जो लेटर है उसमें हमारा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो 48 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 49, यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले है तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। ये है हमारा कैलेंडर से। अब हमें जाना है कि शुक्रवार से 3 दिन पहले हमारा कौन सा दिन आएगा, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो शुक्रवार से हम 3 दिन अगर हम पहले जाएँ तो कौन सा दिन आएगा हमारा, मंगलवार। तो मीन्स मंगलवार को कौन सी डेट हो गई हमारी, 7। अब हमें जानिए 19 तारीख, तो 7 के बाद हम 7 प्लस कर दें तो 14 को भी मंगल होगा, 7 को भी मंगल होगा। उसके बाद उसमें 5 दिन और प्लस करेंगे तब हमारा 19 आएगा। तो डायरेक्ट मंगलवार में 5 दिन प्लस कर दूँ, तो मंगलवार में जब 5 दिन प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रविवार। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन 50, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निश्चित करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। इसमें हमें कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं, उन्हें देखना है। इसमें कथन है, भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों या कलाकारों की बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की कई फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। तो हमें इससे पता चला कि जो बड़े बजट की फिल्में हैं वो तो ख़राब कारोबार कर रही हैं और जो छोटे बजट की फिल्में हैं वो अच्छा कारोबार कर रही हैं, सिर्फ इतना। अब निष्कर्ष दिया गया है फर्स्ट की, सितारों मीन्स कलाकारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल रही हैं। तो इसमें सही है कि जो बड़े बजट की बजाय छोटे बजट की जो फिल्में हैं अधिक सफल रही हैं। सेकंड, बड़े सितारों कलाकारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। अब इसमें कहा गया है कि बड़े बजट की जो फिल्में हैं वो क्यों असफल रही हैं, बड़े सितारों की वजह से। तो जो कथन में हमारा ये कुछ नहीं बोला गया है कि वो बड़े सितारों की वजह से असफल रही हैं, बस इसमें बताया गया है कि बड़े की खराब रही हैं और छोटों की जो हैं वो अच्छी रही हैं क्योंकि वो विषय वस्तु आधारित थी। तो हमारा इसमें आंसर जो है केवल निष्कर्ष फर्स्ट होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।